स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मनोज कुमार जैन हैं, हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च है पृथ्वी फिनमार्ट से। भाविक पटेल हैं, रिसर्च एनालिस्ट है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। और कमोडिटी हेड निर्मल बंग से कुणाल शाह हैं। साथ ही आगे हमारे साथ विमल कोठारी जी होंगे, जो इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी खबरें देख लेते हैं। गोल्ड की बात करें तो लगातार यहाँ पर गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर अब भाव 50,000 के करीब आ चुका है। चांदी सितंबर का वायदा 51,700 रुपये के नीचे, दिसंबर का वायदा 52,300 रुपये के नीचे आ गई है चांदी में भी काफ़ी गिरावट, हफ्ते भर में 8.5% तक की गिरावट चांदी में आ चुकी है। क्रूड की बात करें तो चीन में फिर से कोविड की पाबंदियां बढ़ी है, मांग घटने की चिंता है। सप्लाई भी लग रहा है कि मौजूदा मांग के हिसाब से ज़्यादा है, $95 के आसपास आ गया है। 3 दिनों में क्रूड में 10% तक की गिरावट आ चुकी है। नेचुरल गैस दायरे में कारोबार शुरुआती कारोबार में हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर भी गिरावट है, 0.25% नीचे, 724 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है। कॉपर यहाँ पर भी मांग घटने की चिंता से गिरावट है, 645 रुपये के नीचे। कॉपर ही नहीं, बेस मेटल्स में जितने भी आज काउंटर है, जिंक में तो 2% तक की गिरावट है, एल्युमिनियम 0.25% और आधे % के आसपास, लेड भी कमज़ोर है। एमसीएक्स के आज जितने भी काउंटर है, नॉन एग्री नहीं, एग्री भी एमसीएक्स से ट्रेड होने वाले मेंथा और कॉटन, जहां पर आज कमजोरी दिख रही है। एक भी ग्रीन जोन में नहीं है एमसीएक्स के काउंटर, सारे ही आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मेंथा 975 रुपए के नीचे आ गया है। कॉटन कमजोर कारोबार यहां पर भी है, 38,250 रुपए के नीचे। हालांकि एनसीडीएक्स पे कुछ पॉकेट्स है जहां तेजी दिख रही है। ग्वार सीड, ग्वारगम सबसे ज्यादा मजबूती दिखा रहे हैं। वहीं हल्दी में एक दायरे में कारोबार हो रहा है, 7,000 के नीचे कारोबार है। जीरा ऊपरी स्तरों पर आज दबाव यहां पर दिख रहा है, 24,850 के आसपास, 1% से ज्यादा की कमजोरी हम देख रहे हैं जीरे में। धनिया यहां भी दायरे में कारोबार हो रहा है, 11,400 के आसपास। तो ये कुछ बड़ी बातें, लेकिन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात हम बुलियन मार्केट की कर लेते हैं, जहां गिरावट बढ़ती जा रही है। मनोज जी, क्या लग रहा है? गिरावट काफी ज्यादा आ गई है गोल्ड और सिल्वर में। जैक्सन होल में जिस तरह से बयान आए थे, उसके बाद से गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही है बुलियन मार्केट में। कौन सा लेवल है जहां पर बेस आपको दिख रहा है, वहां से खरीदारी करें गोल्ड और सिल्वर में? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा था, लेकिन लास्ट वीक जब जैक्सन होल में फेड चेयरमैन की तरफ से जो कमेंट्स निकल कर आए वो काफी हॉकिश थे और मार्केट की उम्मीद के अगेंस्ट थे। उसके बाद हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते ना सिर्फ सोना चांदी, बाकी और भी जितने भी जो कमोडिटीज है, असेट क्लासेस है, वहां पे दबाव देखने को मिला है। दूसरा, कल फिर एक बार यहाँ न्यूज निकल कर आई है कि चाइना में कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस जो है लगते हुए नजर आए हैं। उसके चलते भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में फिर एक बार दबाव देखने को मिला है और जो डॉलर का सेफ हेवन बाइंग है वो फिर एक बार इमर्ज होता हुआ नजर आया है। तो जो प्रेशर है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। गोल्ड में फिर एक बार जो सपोर्ट्स लेवल है 1670 से $1680 के, वो टेस्ट हो सकते हैं। तो अभी यहाँ वर्तमान लेवल से भी थोड़ी सी और $20 से $30 की सोने में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी 17.20 से $17 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो फिर एक बार टेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से भी थोड़ी और गिरावट की गुंजाइश अभी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी और गिरावट यहाँ सोने और चांदी में देखने को मिल सकती है। टर्म में थोड़ी और गिरावट आने दे, उसके बाद ही आप एंट्री करें। कुणाल जी, आपको कौन सा बेस यहाँ पर लग रहा है जहां पर बेस बना के रिकवरी आएगी गोल्ड सिल्वर में? मेरी राय में मुझे लग रहा था जैक्सन होल के बाद गोल्ड सिल्वर में एक बढ़त आएगी, बट शॉर्ट टर्म में वो व्यू टॉस दैट व्यू इज नॉट मटेरियलाइज। सो मेरा ओवरऑल एनालिसिस ऐसा है, अभी जो सेल ऑफ है वो सभी कमोडिटी में, कोई भी कमोडिटी आप ले लो, सब कमोडिटी में लिक्विडेशन चालू है, क्योंकि जो फेड की जो इंडिकेशन है, दे आर गोइंग टू रिमेन एग्रेसिव फॉर नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। सो गोल्ड के फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, ये जो नीचे आया है वो बिकॉज देर इज अ लिक्विडेशन इन ऑल asset class, that's why gold prices are going down. So my recommendation, अगर आप थोड़ा बहुत नीचे देख सकते हैं और 49,900 49,800 के आसपास एक बार गोल्ड टेस्ट कर सकता है, या सिल्वर भी मौजूदा स्तर से और 800-900 रुपये और नीचे जा सकता है।
So that should be translating to the levels of 51,800 to 700 or maybe 51,500. So ये सब levels आपको देखने मिल सकते हैं. But if you can see the M2M losses, तो मैं रिकमेंड करूंगा इस पे पैनिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशंस आर वर्सनिंग, द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इज वर्सनिंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रहे हैं. सो ऐसी हालत में कोई फंडामेंटल गोल्ड के खराब नहीं हुए, जस्ट लिक्विडेशन हो रहा है, क्योंकि जो आपने पहले बताया डॉलर बढ़ रहा है, 108.50 वाला डॉलर इंडेक्स आज 109.20 चल रहा है, बॉन्ड यील्ड 2.5 थी वो आज 3.2 है. तो फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट हो रही है, लिक्विडिटी सिस्टम में से सक हो रही है. तो लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर मुझे बैंक में मैं मेरा पैसा रखता हूं तो मुझे यूएस में रहता हूं तो मुझे 3% तो इंटरेस्ट रेट मिलता है, और आने वाले 2 महीने में वो हो जाएगा 4.5% 4 से 4.25% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा. तो मैं वो पैसे, मुझे गोल्ड में 8-10% मिलने वाले और गारंटेड 4%, 4.25% बैंक में मिल रहा है. तो इसलिए लोग रिस्की एसेट्स में से पैसे निकाल के, इवन गोल्ड में से भी आप देखेंगे ईटीएफ में, ईटीएफ का होल्डिंग ड्रॉप हो रहा है. सो मनी इज फ्लाइंग बैक. बट जैसे लोगों को समझ में आने लगा है कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है, एट सम पॉइंट गोल्ड में बाइंग आएगी. सो टाइम बीइंग के लिए गोल्ड नीचे गया है, और हमने जो भाव से रिकमेंड किया था 1000 से 1200 रुपए नीचे है, जो हमको एक बार लग रहा था 1000 रुपये बढ़ जाना चाहिए. बट ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 45,000 44,000 के भाव आने वाले हैं. सो अगर आप M2M लॉसेस मैनेज कर सकते हैं तो स्टे लॉन्ग. शायद 15-20 दिन लग सकते हैं तेजी के लिए, बट ध्यान तो तेजी का ही है. यानी 15 से 20 दिन लगेंगे, लेकिन अभी भी तेजी हो सकता है कि हर बार व्यू आपके टेक्निकल ट्रेडिंग में काम नहीं करता है, लेकिन अगर आपका व्यू अभी भी अगर तेजी का ही बना के रखना है, 15 से 20 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा. और 49,900 के आसपास से हो सकता है कि रिकवरी दिखे, और चांदी यहाँ से 800-900 रुपये और सस्ती हो सकती है. लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार कमज़ोर होगी, फिर से बाइंग लेवल गोल्ड और सिल्वर तो डेफिनेटली आएगा. हालांकि अभी जिस तरह से बॉन्ड यील्ड दिख रहे हैं तो नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड, इसलिए लोगों का रुझान इसमें कम हो जाता है. और जो जहां पर आपको फिक्स ब्याज मिलता है तो डेफिनेटली लोग उसकी तरफ जाते हैं, और यही वजह है कि पैसा यहां से निकल रहा है. लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ पर दबाव दिखेगा तो डेफिनेटली इस पर भी सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर दिखेगी. चलिए, अब भाविक, अगर आज इंट्राडे के लिहाज से अगर बात करें तो क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप गोल्ड और सिल्वर में? कौन से लेवल में एंट्री करनी चाहिए या आप बेचना चाहिए आज? विश्व, मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी बेचना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 1705 के करीब है. आई थिंक 1700 ब्रेक करता है तो पहले भी हमने देखा है कि 1690 के करीब बायर्स एक्टिव होते हैं. तो मुझे लग रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म में 1690 के लेवल्स आ सकते हैं. और आज के दिन अगर रुपए भी देखें तो रुपए भी मजबूत हो रहा है, तो उसकी वजह से भी MCX में दबाव है गोल्ड में. तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 50,250 के करीब आता है तो वहां से शॉर्ट कर सकते हैं 49,950 के टारगेट के लिए इंट्राडे, और स्टॉप लॉस इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 50,400 का. तो थोड़ा उछाल आता है तो आज के दिन इंट्राडे पर्पस आप बेच सकते हैं. जो कुणाल बता रहे थे वो पोजिशनल व्यू है, ये ध्यान में रखिएगा. टाइम फ्रेम हमेशा आप ट्रेडिंग में ध्यान रखें. और भाविक जो बता रहे हैं ये इंट्राडे के लिहाज से बना है, तो इंट्राडे के लिहाज से आपको यहाँ पर बेचकर जाना है. अब क्रूड की बात कर लेते. क्रूड भी इस हफ्ते की जो ऊंचाई देखी $105 के आसपास चला गया था, 3 दिनों में अब वहां से 10% सस्ता हो चुका है. क्रूड को लेकर कुणाल जी क्या लग रहा है कि और गिरावट यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि चीन को लेकर फिर से चिंता है, सप्लाई लग रहा है उस हिसाब से नहीं है जितनी डिमांड है. तो क्या आपको लग रहा है आने वाले समय में क्रूड में क्या होगा? क्रूड की मार्केट अभी सरप्लस में आ गई है, 9 लाख बैरल से. सो जो मार्केट 1 से 1.5 मिलियन बैरल की डेफिसिट में चल रही थी उसमें सरप्लस हो गई है. ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो गई है. चाइना फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है अपनी मेजर सिटीज पे जहाँ पे ऑयल का कंजम्पशन होता है. यूरोप की हालत बहुत खराब होती जा रही है, आर्थिक हालत. यूएस की हालत खराब हो रही है. क्रूड कैसे बढ़ेगा? नीचे ही जाने वाला है. सो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई तेजी की गुंजाइश है. 7,120 7,130 में बेची है. ऑन द डाउन साइड आपको 6,900 के लेवल्स ये हफ्ते में ट्रेड करते देखने मिल सकते हैं. ओके, मनोज जी आपका व्यू क्या है कच्चे तेल पर आज? यहाँ पे मैं भी सहमत हूँ कुणाल से. अगर थोड़ी भी बढ़त आती है तो बिकवाली करके चलना चाहिए. जिस तरह से चाइना में फिर से एक बार जो खबरें निकल कर आ रही है और कोविड रिस्ट्रिक्शंस वहां पे आते हुए दिख रहे हैं तो वो डिमांड को प्रभावित करेंगे. दूसरा, कल जो ओपेक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2022 में जो कच्चे तेल की जो इन्वेंट्री है
वो सरप्लस रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड पे साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में फिर एक बार कीमतें अगर WTI की बात करें तो $86-85 जो है वो टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में भी कीमतें फिर एक बार 6,900 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। तो थोड़ी बढ़त मिले तो यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ऊपर में 7,250 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, यानी और यहाँ से गिरावट की दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से हालात अब बन रहे हैं वापस से मंदी के संकेत दिख रहे हैं। भाविक 7,100 के आसपास है MCX पर। इन करंट लेवल्स पे आप क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को? जी, मुझे भी लग रहा है कि कहीं न कहीं एटलीस्ट क्रूड 6900 से 6850 के करीब नीचे टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जुलाई एंड और अगस्त के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ है कि वहाँ से ही क्रूड ने थोड़ा सपोर्ट लिया था और अभी वही सपोर्ट टेस्ट करने आ रहा है। तो आई थिंक द ओनली गुड थिंग अबाउट क्रूड के ये अच्छा है कि यूएस जो है कि उनकी इन्वेंट्रीज जो है स्ट्रेटेजिक की वो 35 ईयर के लो पे है। तो यूएस व्हाइट हाउस ने ही बता दिया उनके प्राइवेट रिफाइनरीज को कि वो लोग यूरोप और साउथ अमेरिका को एक्सपोर्ट अभी ना करें और इन्वेंट्री बढ़ाए। तो एक ही पॉजिटिव थिंग है। अदरवाइज अगर हम देखें तो डिमांड कम ही होने वाली है, सप्लाई थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो आगे जाके भी क्रूड में थोड़े कच्चे तेल में थोड़ी वीकनेस ही देखने को मिल रही है। तो आई थिंक 7150 के करीब अगर आता है तो 70 to 50 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। और इंट्राडे तो नहीं, पर एटलीस्ट 1 से 2 दिन का अगर टारगेट नीचे देखना चाहिए तो वो 6950 से 6900 आ रहा है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, क्योंकि चौतरफा गिरावट यहाँ पे दिख रही है। MCX पे हालांकि आज सभी काउंटर लाल निशान में ही हैं। बेस मेटल्स में सबसे ज़्यादा जिंक कमजोर है, 2% से ज़्यादा टूट चुका है, 304 रुपये के नीचे। कॉपर 1.25% कमजोर है, 640 के आसपास आ चुका है। लेड में भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट है, 176 रुपये पे। एल्युमिनियम भी काफ़ी कमज़ोर है, 1.25% नीचे है, 204 रुपये के नीचे। कुणाल जी, बेस मेटल्स में भी आपको गिरावट यहाँ से दिख रही है, और कितनी गिरावट? और यहाँ पर अगर किसी को बेचने की सलाह दे रहे हैं तो कौन से काउंटर होंगे आज? मेरी राय में कॉपर और जिंक दोनों में मंदी है, और दोनों बेच के आप काम कर सकते हैं। कॉपर आप मौजूदा स्तर पे भी बेच सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको 638 के लेवल देखने मिलेंगे, और जिंक 300 रुपए का लेवल देखने मिलेगा। चाइना का PMI आज 50 के नीचे गया है, तो मेटल में एक तेजी नहीं होनी चाहिए। मेटल के प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं। हर उछाले पे बेच के काम कीजिए। हर तेजी पर आपको बेचना है, और टॉप पिक है कुणाल जी की कॉपर और जिंक, ये दोनों ही बेचकर जा सकते हैं। मनोज जी, बेस मेटल्स में आपकी टॉप पिक आज क्या है? यहाँ मेरा भी कन्विक्शन कॉपर पे है कि यहाँ अगर थोड़ी सी बढ़त आती है 1-2 रुपए की, तो इंट्राडे में 644 645 के स्तर पर बेच सकते हैं। 650 का स्टॉप लॉस रखकर 638 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ देखने मिल सकते हैं, क्योंकि हमने कल LME में जो सपोर्ट्स लेवल है $7,850 के, वो टूटते हुए देखे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा और दबाव जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी भी बढ़त मिले तो यहाँ कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हैं। चलिए अब एक खबर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बिमल कोठारी जी हैं, चेयरमैन हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, सरकार ने, कैबिनेट ने जिस तरह से कल फैसला लिया कि 15 लाख टन चने की सप्लाई वो राज्यों को करेंगे, और 8 रुपये प्रति किलो डिस्काउंट पर राज्य को सप्लाई किया जाएगा। सोशल जो वेलफेयर स्कीम्स है उनके, उसके लिए इन चने का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या लग रहा है, क्या चने का जो स्टॉक है, जो बफर स्टॉक जो सरकार का टारगेट है उससे ज़्यादा बफर स्टॉक है, तो स्टॉक को कम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि 2 साल तक के भी पुराने स्टॉक अभी भी नैफेड के पास पड़े हुए हैं। क्या स्ट्रैटेजी इसके पीछे होगी? धन्यवाद विजय जी। पहले तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, क्योंकि ये हमारे IPGA बराबर सरकार को ये रिकमेंड कर रही थी कि जो भी चना आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं आप वेलफेयर स्कीम्स या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दीजिए, क्योंकि हमारे देश में जो दाल की जो अवेलेबिलिटी है एक मासेस के लिए, एक अंडर प्रिविलेज या नीचे तबके के लोग उनके लिए बहुत कम है। तो ये और ये जो है वेलफेयर जो स्कीम्स है, इसमें चना जैसी जो एक प्रोटीन, चना जो है प्रोटीन से भरपूर एक पदार्थ है, तो चने जैसी चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इससे वेलफेयर स्कीम में बड़े वो मिड डे मील वाली स्कीम हो या दूसरी स्कीम्स हो, तो उसमें मेल न्यूट्रिशन की जो और प्रोटीन डेफिशिएंसी की जो एक समस्या है उसको बहुत हद तक उसको एड्रेस किया जाएगा। उसकी बहुत हद तक उस पर
उस पर ध्यान दिया जाएगा और उस समस्या का निदान किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में मेल न्यूट्रिशन और प्रोटीन डिफिशियंसी की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है जो उन्होंने ये 8 रुपया किलो कम करके सभी स्टेट्स को 15 लाख टन चना इस वेलफेयर स्कीम में दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया है और इससे मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि हमारे देश में इस साल बहुत ही रिकॉर्ड उत्पादन है। 137 लाख टन चने का लगभग उत्पादन हमारे यहाँ सरकार का 4th एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से हुआ है और चना अभी भी 26 लाख टन सरकार ने चना प्रोक्योरमेंट किया, उसके बावजूद भी चना आज भी एमएसपी के नीचे बिक रहा है। तो मुझे कोई इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि इससे कोई मार्केट में चने की अवेलेबिलिटी की कोई इशू होगा। इससे कोई बफर में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सामने अब खरीफ क्रॉप भी आ रही है तो सरकार को खरीफ क्रॉप में भी प्रोक्योरमेंट करना है। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और बहुत इससे किसानों को भी लाभ होगा, ट्रेड को भी लाभ होगा और कंज्यूमर्स को भी लाभ होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम में जा रहा है तो लोगों को भी फायदा इसमें जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, खास जरूरत है, उनके पास ही चना जाएगा, जो उनके जो जैसा मैं कह रहा था मेल न्यूट्रिशन और जो जी बिल्कुल प्रोटीन कंटेंट है डेफिनेटली उनको भी फायदा होगा, वेलफेयर स्कीम में जा रहा है। लेकिन आप इब्जा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपसे सवाल मैं पल्से से जुड़े हुए ये अब जानना चाह रहा हूँ कि सर एमएसपी 5,230 रुपए है और भाव 4200 से 4600 के आसपास हाजिर में मंडियों में भाव चल रहे हैं। तो और अगर मौजूदा स्टॉक देखें नाफेड के पास तो करीब 30 लाख टन चने का स्टॉक है और कुल दलहन का स्टॉक सिर्फ 35 लाख टन है, यानी उसमें मेजॉरिटी स्टॉक नाफेड के पास सिर्फ चने का है। अब सरकार का जो नॉर्म्स है कि 23 लाख टन उनको बफर बना के रखना है, इस वजह से भी हो सकता है कि सरकार सप्लाई करना चाह रही हो। लेकिन क्या सरकार के कदम से चने की कीमतों में तेजी आएगी यहाँ से या नहीं आएगी, ये मैं जानना चाह रहा था। देखिए, सरकार को जो प्रोक्योरमेंट करना था वो प्रोक्योरमेंट हो चुका है। अब सरकार को सामने हमारे यहाँ इस महीने में खरीफ की जो है वो कटाई होगी, खरीफ का हार्वेस्ट का टाइम आ गया है, 15 दिन बाद खरीफ की कटाई चालू हो जाएगी, तो सरकार को उसमें भी प्रोक्योरमेंट करना है। मूंग और उड़द की अगर अच्छी हार्वेस्ट रही, अच्छे क्रॉप का जैसा अनुमान है, जहाँ थोड़ी बहुत डैमेज की बात आ रही है, लेकिन अगर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो सरकार को उसको भी प्रोक्योरमेंट करना है। तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई दामों में इजाफा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। दामों का देखिए इस बार हमारे यहाँ जैसा मैंने बताया रिकॉर्ड उत्पादन है। हमने सरकार को इस पे एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव देने के लिए रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें एक्सपोर्ट में इंसेंटिव दीजिए, ताकि ये चना हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जहां उनको काफी जरूरत है इसकी, वहां इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इस तरह के कुछ कदम उठाने से चने के दाम में इजाफा होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि चने के दाम में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। चने का दाम लगभग यही चलता रहेगा, 2-3 रुपए किलो आगे पीछे होते रहेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा इजाफा इसमें नहीं दिखता है। तो इससे प्राइसेज स्टेबल रहेंगे, प्राइसेज से इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। हालांकि तुअर और इस बार थोड़ी आशंका थी कि कि हमारे यहाँ उत्पादन कम है, तो उसमें थोड़ा सा डाइवर्सन हो सकता है, लेकिन उसका ज्यादा डाइवर्सन मसूर में होता है, लेकिन मसूर के भी भाव अभी कम हो चुके हैं। तो अगर आप देखें तो लगभग सारी पल्सेज के दाम जो है बहुत ही रिजनेबल प्राइसेज में है। पल्सेज के जो प्राइस हैं उनका कोई इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूशन बहुत हार्डली कम, बहुत ही कुछ मामूली रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार की नीति काफी अच्छी है और इससे सभी को फायदा होगा। शुक्रिया कोठारी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और एक अहम खबर पर डिटेल्स दी। और एक और अपडेट ये भी है कि सरकार मसूर और जो पीएसएस के तहत जो 3 दालें हैं तुअर, मसूर और उड़द, पीएसएस के तहत जो खरीद की सीमा थी वो 25% से बढ़ाकर उस सीमा को अब 40% भी कर दी गई है। चलिए वापस से अब नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। मेटल पे बात हो रही थी, भाविक आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? जी मेरे टॉपिक एल्यूमिनियम रहेगी, क्योंकि 1 महीने के लो के ऊपर है और टेक्निकली भी अगर हमने देखा है कि 209 के जो उसका सपोर्ट था वो उसने ब्रेक कर दिया है और अभी नेक्स्ट सपोर्ट उसका आ रहा है 202 से 201 का। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर थोड़ी उछाल आता है 206.50 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 203 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 208 का। अब चलिए इसमें सबसे पहले अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अब दबाव ऊपरी स्तरों पर दिख रहा है, 720 के आसपास एमसीएक्स पर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट ही दिख रही है। कुणाल जी, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है आपको? जी नेचुरल गैस में हमने देखा था यूरोपियन नेचुरल गैस में एक अच्छा मंदी करेक्शन आते हुए देखा था, बट यूएस ने फिर से कहा है कि दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट मोर एंड मोर गैस टू यूरोप।
सो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण बड़ा फॉल नहीं आएगा। बट अभी जो हिसाब से क्रूड नीचे जा रहा है तो मुझे लग रहा है गैस भी जाएगा, बट बहुत लंबी डाउनसाइड नहीं आएगी। 725 के आसपास आप गैस बेचिए, 732 का स्टॉप रखे और 705-6 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर दीजिए। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में आज सबसे पहले बात करेंगे हम ग्वार की, जहां पर आज जबरदस्त खरीदारी लौट आई है। अप्रैल के हाई से करीब करीब 30% तक भाव टूट चुके थे, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी लौट रही है। मनोज जी, क्या वजह है? ग्राउंड पर कुछ ऐसा हुआ है जो ग्वार में खरीदारी बढ़ी है, या निचले स्तरों पर लोगों की बाइंग आ रही है? क्या वजह है? एक ग्राउंड पे अभी ऐसा कोई जो है वो कोई खास बात नजर नहीं आ रही है। क्रॉप अच्छी है और यहाँ पे जो फिगर्स है, नंबर है क्रॉप के, वो 15 सितंबर तक जो है क्लियरिटी आती हुई नजर आएगी। लेकिन हम देख रहे थे कि ऊपरी लेवल से काफी गिरावट जो है इस कमोडिटी में देखने को मिली थी, तो लोअर लेवल्स पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। काफी ओवरसोल्ड जोन में कमोडिटी आ चुकी है और लोअर लेवल्स पर यहाँ फिजिकल जो है बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में एक यहाँ पे टेम्परेरी जो है अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर ग्वार सीड की बात करें तो 5000 से 5100 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो यहाँ भी 9500 तक के स्तर फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं। ग्वार सीड सितंबर वायदा में 4800 के आसपास, 4680 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 4980 से 5000 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ओके, एग्री में आपकी टॉपिक क्या होगी भाविक आज के लिए? जी, मुझे मसाला पैक में धनिया अच्छा लग रहा है। 4 दिन से अगर देखें तो हाई बना रहा है, और दूसरा एक ये भी है कि इसमें मेजर मुझे करेक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बार जो एनुअल प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट ईयर से कमी हो सकती है, और आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो उसमें थोड़े डिप आता है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 11320 से 11350 के करीब, तो लॉन्ग कर सकते हैं 11550 से 11600 के टारगेट के लिए, और 11200 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हेलो, में आपकी टॉपिक क्या होगी आज मनोज जी? कौन सी कमोडिटी की बोल रहे हैं? मसालों में सर। मसालों में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीरा में करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा और यहाँ पे डीप होता है करेक्शन, कहीं भी 24700 के आसपास, तो वहां पे फिर एक बार लोअर लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है 24500 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि जीरा में लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट से 24500 के वो होल्ड होते रहेंगे, और फिर एक बार यहाँ पे 25200 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो जीरा में अगर थोड़ा और दबाव देखने को मिले तो वहाँ बाइंग की जा सकती है। ओके, कॉटन को लेकर कुणाल जी आपका आउटलुक क्या है? कॉटन में अब क्या लग रहा है यहाँ से? मंदी लग रही है। ओके। जो हिसाब से चाइना में हालात है, जो ड्रॉट जो चल रहा है चाइना में, दैट इज मार्जिनली सेंटीमीटर। अभी फिलहाल जो वर्ल्ड में माहौल है, इसमें कोई कमोडिटी में तेजी होने वाली नहीं है। अभी फिलहाल टाइम है कमोडिटी बेचने का, एग्री या नॉन एग्री, कोई भी कमोडिटी में तेजी होने वाली है नहीं। चलिए, अब एक खबर आ रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती की समय सीमा थी उसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सनवेल ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी जुड़ गए हैं। सर, क्या हो रहा है? खाने के तेल हालांकि दाम काफी तेजी से नीचे आ रहे थे, उसके बाद भी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कटौती की जो समय सीमा उसको बढ़ाने का फैसला लिया है। क्या मकसद हो सकता है सरकार का इसके पीछे? देखिए जनाब, अभी सरकार के सर्वोपरि माइंड में इन्फ्लेशन है। ओके। तो उसके आगे दूसरी चीज विजिबल नहीं है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है कि इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन दोनों को कब करने का तरीका होता है कि 6 महीने का एडवांस पॉलिसी डिक्लेयर कर दो कि 31 मार्च तक सेम ड्यूटी स्ट्रक्चर बना रहेगा। पाम ऑयल वही 5.5% पे इम्पोर्ट हो पाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है ये कंज्यूमर के तो हित में है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इंडस्ट्री को भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जाके देखते हैं किसानों को किस तरह की चैलेंज आती है अक्टूबर नवंबर में, जब खरीफ का क्रॉप मार्केट में आएगा और उस समय क्या सिचुएशन बनती है। तो वो देखना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें आगे सोयाबीन का क्रॉप करीबन 110 लाख टन का क्रॉप है, 15 लाख टन लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड है। तो ये सिचुएशन को देखते हुए सोयाबीन सीड क्या दाम पे बिकता है, सपोर्ट प्राइस 4300 है सोयाबीन सीड की, तो सपोर्ट प्राइस के ऊपर से 45, 48 बिकता है या उससे भी नीचे जाता है, वो क्वेश्चन है। तो इसके लिए टाइमिंग के लिए गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो ठीक है। ओके सर, टीआरक्यू को लेकर बातचीत हो रही थी कि टैरिफ रेट कोटा में कुछ यहाँ पर बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अब दाम नीचे हो रहे थे, तो टीआरक्यू में आगे चलकर कुछ राहत की उम्मीद कर रहे हैं क्या?
देखिए अभी तो टीआरक्यू वैलिड है अप्रैल 2023 तक जो अलॉट किया हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने पाम वाले नोटिफिकेशन को एक्सटेंड किया है तो उसको देख के नहीं लगता कि वो टीआरक्यू में भी कुछ चेंज करेंगे या करने के मूड में है अभी। ओके, शुक्रिया सर। अक्टूबर नवंबर में किसानों का यदि कोई इश्यू आएगा तो अलग बात होगी। ओके, तो अभी यानी रोल आउट करने की, अभी मतलब उसे रोल बैक करने की तैयारी नहीं है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला इस खबर के लिए। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया कुणाल जी आपका, मनोज जी आपका, भाविक जी आपका, आप लोगों ने वक्त दिया और बेहतरीन पूरा आउटलुक समझाया। लेकिन